Friends, in last lecture we started the electric कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ओनली। क्या समझाया था मैंने कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। इनके बिना ना ही तो हमारा फैन ऑन होता है, ना ही हमारा एसी ऑन होता है, ना ही हमारी ट्यूबलाइट जलती है, ना इलेक्ट्रिक मोटर, आपके घर की मिक्सी कोई भी काम नहीं करती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेरी स्मॉल डिवाइस कैपेसिटर। और मेनली ट्यूब के ऊपर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, अदरवाइज तो सब जगह आप देखा भी होगा क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आपको मैंने आइडिया दिया था और इसका काम क्या होता है, टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो तीन तरह के होते हैं ये, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर? तो इन सब को कैसे बनाया जाता है, यही हमारे चैप्टर की थीम है। कैसे एनर्जी स्टोर होती है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और इनकी ग्रुपिंग याद करो। आपने 10th में जो पढ़ा था रजिस्टर्स की ग्रुपिंग इन सीरीज पैरेलल, वही सेम वे में आपको इनकी ग्रुपिंग पढ़नी है, सीरीज और पैरेलल की। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने सुबह बताया था आपको, क्या क्या बताया था पहले इसमें, कि जो कैपेसिटर्स हैं उनके बीच में कुछ भरा जाता है फिल करने के लिए, व्हाट इज सुटेबल फॉर इट। तो मेनली द इंसुलेटर्स आर सुटेबल फॉर इट। So how these are suitable we will discuss about it. When the conductors and insulators are placed inside the electric field, what changes occurs in them. So we will learn about it. When the insulators are placed inside the electric field, so then these are known as dielectrics. What will happen with them? Their atom or molecules will polarize. तो ये सब मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या समझाया था मैंने कि व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल वी वुड लाइक टू फिल इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? तो ये सब कुछ बताया था मैंने। हाँ, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन में जो मैंने कल सोल्व किया था उसमें एक प्लस माइनस थोड़ी सी वो होगी थी, उसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 2018 का जो मैंने सॉल्व किया है, एक बच्चे ने मुझे बताया, थैंक यू। 2018 का जो पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। अभी बता देता हूँ क्या मिस्टेक हुई उस पर, बस ऊपर से नीचे प्लस माइनस का चेंज हो गया, उसको ठीक कर लेना। हाँ बच्चों देखो, ये माइनस था, वो ये बाई मिस्टेक यहाँ प्लस हो गया, माइनस ये यहाँ पे। जब ये माइनस ही है तो आपको पता ही है कि 4 - 8 ये आपका अब ठीक है। ये ठीक है बच्चों, ये आ गया। एक बच्चे ने और मेरे से पूछा था कि सर ये न्यूमेरिकल था आपका एक और, तो जो कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी था, वो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी विल ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट। द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये मैंने आपके डाउट्स जो बच्चों ने थोड़ा सा मेरे से पूछा वो बता दिए। अब स्टार्ट करते हैं हम। क्या बताया था मैंने आपको सुबह कि जो कैपेसिटर होता है ये, मान लीजिए ये, अब ध्यान करो, मैंने आपको गॉस थ्योरम की जो लास्ट एप्लीकेशन का लास्ट स्पेशल केस बताया था कि अगर ये दो पैरेलल प्लेट लगा दूं मैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो इसकी इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और आउटर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और इस पॉजिटिव चार्ज की यदि आप अर्थ कर देते हैं, याद आ गया, तो न्यूट्रलाइज होगी प्लेट, बाहर वाली सिर्फ पोर्शन, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है, ना इधर ना इधर। ये डिजाइन करने में हेल्प करेगा आपकी कैपेसिटर्स की। और बस आपकी बात क्या रहेगी, अंदर क्या फिल करना है आपको। तो सुबह मैंने बताया था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो मेनली अब देखिए बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो बेटे, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज सबसे पहले बार बार बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप करना है, तो बता दिया था। ये प्लेट ले लीजिए, पॉजिटिव प्लेट ले लिया आपने, एक ये
इसको पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए Q, और अपने आप इस पे इसके पास वाली दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, या दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसके अंदर आपने कोई भी एक सरफेस रख दी है कंडक्टिंग, किस चीज़ के, कंडक्टर की प्लेट। अब आप पजल नहीं होंगे, आप आयरन की शीट रख दीजिए, कॉपर की रख दीजिए, एल्युमिनियम की रख दीजिए, सब कंडक्टर्स हैं। तो क्या होगा, इसके इस फेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज जीरो। क्लियर? तो बाहर आपने इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इस पे इधर -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इधर +Q इस प्लेट के ऊपर, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मली निकलती है, नॉर्मली ही एंटर करती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और ऐसे इसमें नॉर्मली एंटर हो जाएंगी यहाँ इस सरफेस तक। और क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है, खत्म हो गई है, यहाँ से फिर पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और इस सरफेस पे जाके फिर ये एंड हो जाएंगी ऐसे। एंड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये आपकी क्लियर को समझ में आ गया। व्हेन ए कंडक्टिंग प्लेट इज प्लेस्ड inside the electric field the electric field lines emanate निकलना and terminate normally through the surface of conductor। तो बताइए ये। और बच्चों दूसरी बात, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो इसका ज्यादा रोल नहीं है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इफ बिकॉज क्यू इज इक्वल टू जीरो, सो ए इज इक्वल टू जीरो। ये सफिशिएंट है क्योंकि इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, हम इसको ज्यादा लाइक नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे, यानी कि जब आप इंसुलेटिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये अब हम पढ़ेंगे। यानी कि अब है आपका कि जब आप किसी भी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो कैसे चेंज आता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो पढ़ेंगे आप। तो देखिए, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आप देखो, मैंने बताया था व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, द इंसुलेटर्स आर द डाइलेक्ट्रिक्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। Dielectrics, the insulators are dielectrics when they are placed inside the electric field। क्लियर बच्चों? और बताओ, अब देखो, ये कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। दीज आर टू टाइप्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो फर्स्ट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दोज डाइलेक्ट्रिक्स in which the center of mass, याद करो प्लस में पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with the center of mass of negative charge। नेगेटिव चार्ज, सोचिए जैसे सपोज फॉर एग्जांपल सम मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन होगी आपकी,
और बच्चों ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, CO2 एटसेट्रा, ये सब कैसे हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अभी मैंने क्या बताया कि इनके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दे हैव कॉमन सेंटर ऑफ मास। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर ऑफ मास कॉमन होता है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सेकंड इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। Polar dielectrics, those dielectrics in which ulta, those dielectrics in which the center of mass of positive and negative charges do not coincide, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक जगह नहीं होता, वो क्या कहलाता है आपके? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फॉर एग्जांपल NH3, HCl, H2O एटसेट्रा। और आपको मैंने पहले बताया था वाटर एक परमानेंट डाइपोल होता है, तो ये है आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। आप आइडिया ले लीजिए, इनकी शेप कुछ कैसी हो जाएगी, इस तरह की। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, सिमेट्रिकली नहीं है, यहाँ से जी आ जाए कहीं, तो ये क्या आ गया आपके? पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की ये चीज आ गई आपके। सबकी समझ में आ गया? दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर सेंटर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंटर ऑफ मास कॉमन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एटम में, तो क्या कहलाता है? पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और अगर सेंटर ऑफ मास अलग हो जाए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, एक जगह ना होकर कहीं अलग है, तो क्या बन जाते हैं आपके? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक, तो ये दो तरह के आपके एटम हो गए, किसके? इंसुलेटर्स के। अब आप आ जाइए क्या कह रहा है उसके बाद, बिहेवियर ऑफ a non-polar atom inside the electric field। देखिए बच्चों, अगर ये आपके पास एक नॉन पोलर एटम है, ये क्लियर? कैसे? सेंटर ऑफ मास ये रहा दोनों का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए, इसको रख दीजिए नोड में। ये देखो कैसे अप्लाई करोगे, एक प्लेट पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव, तो बोलिए क्या होगा? ये जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो खिंच जाएगा ऐसे। ये नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव नेगेटिव को, तो इस तरह खिंच जाएगा। तो यही भी क्या कहलाता है? पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। यानी कि एक बड़ी सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं मैं। देखिए आपने क्या देखा कि कोई भी रबड़ बैंड होती है आपके हाथ में, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, धागे के रिंग में तो नहीं होती। रबड़ बैंड को आप ऐसे खींचते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जो स्टोरेज ऑफ एनर्जी है, इसी तरीके से अब आप सोच लीजिए, जैसे रबड़ बैंड में एनर्जी स्टोर होती है, ऐसे ही क्या होता है, ये जब नॉन पोलर एटम खिंच जाता है तो किसमें बदल गया? पोलर में। अब बोलो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया? इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर आ गया बच्चों। EP से डिनोट कर देते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आगे बात समझ में। तो व्हेन ए नॉन पोलर एटम इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल कन्वर्ट इट टू द पोलर एटम। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द एटम। व्हेन ए नॉन पोलर atom is placed inside the electric field, it will convert into polar atom. This is known as polarization of non-polar atom। होगा क्लियर? ये है आपका किस तरीके से कोई भी
नॉन पोलर एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर में बदलता है। बड़ा सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया, रबड़ बैंड का खींचना इस तरीके से, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, ऐसे इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये मेन चीज है आपकी। अब आप आ जाइए बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहले आपने क्या करा, बिहेवियर ऑफ द कंडक्टिंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रैक्टिकली समझते रहा करो चीजों को, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। आप एक लकड़ी का पीस लेकर उसको डाल दीजिए, ग्लास स्लैब डाल दीजिए, वो सब क्या इंसुलेटर है। अब देखिए आपने एक प्लेट ये ले ली, दूसरी प्लेट ये ले ली, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया +Q, ये बेटा, और इस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा -Q, दे दीजिए, एक ही बात है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेटअप कर दिया E नोड। अब आप इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दीजिए, ये डाल दिया, डाल दी। अब बोलो, जो इसके एटम्स थे, मान लीजिए इनिशियली देवर एज ए नॉन पोलर एटम, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल कन्वर्ट इनटू द पोलर एटम। तो कैसे स्ट्रेचिंग हो जाएगी समझो। पॉजिटिव, ये मॉलिक्यूल इसका जो एटम था, सॉरी, वो ये ऐसा ही पॉजिटिव नेगेटिव ये आ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा। तो इस सरफेस पर नेट कैसा इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव, और उस सरफेस पे कैसा जा रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या इंड्यूस हो जाएगा, -QI, और इधर +QI स्लैब के अंदर। तो बोलो स्लैब के अंदर का फील्ड किधर आ गया, इधर EP आ गया, ये देखिए आ जाएगा। अब आप सोचिए, बाहर फील्ड कितना E नोड, अंदर कितना EP, तो नेट फील्ड कितना बचा इधर, लेकिन होगा कितना वो E। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू E नोड -EP। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझो। देखो बच्चों, इस सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर में क्या होता है, दोनों ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। इस सरफेस पे क्या आ गया था, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव, यहाँ सेपरेट खींचते हैं। ये एटम अपनी आइडेंटिटी ब्लॉक नहीं कर रहा, ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो एटम था उसका, ये पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर, तो अंदर छोटे छोटे फील्ड डेवलप हो जाएंगे। इन सबको ऐड करके क्या बन गया, EP। कितना बन गया, P फॉर पोलराइजेशन, तो ये बन गया। अब नेट E नोड अप्लाई किया था, अंदर कितना डेवलप हुआ, उसके अपोजिट में EP, तो बचा कितना, क्योंकि E नोड ज्यादा होगा अनडाउटली, तो ये बाहर पर इसके अंदर जो फील्ड बचेगा वो E = E नोड -EP, जिसकी डायरेक्शन यही होगी E नोड की। आगे सबकी समझ में। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। और एक आइडिया दे दूं, ये जो QI होता है कितना होता है, QI = Q नोड -Q नोड बाई K, यानी कि Q नोड कह लीजिए, Q कह लीजिए, एक ही बात है, Q इंटू Q - Q बाई K। बच्चों Q कॉमन ले लीजिए, 1 - 1 बाई K, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। ये वैल्यू यहां रख दीजिए तो आपको पता लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका। हाउ मच चार्ज विल इंड्यूस एट द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एरा, QI = I फॉर इंड्यूस, ये वाला यहाँ, ये QI नेगेटिव और इसका इधर पॉजिटिव, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा, Q - Q बाई K, यानी कि ये आ गया। अब आप आ जाइए, कंसीडर a dielectric slab of thickness D is placed between the plates having electric field E node. Clear? The dielectric slab will polarize and EP electric field will induce in slab. So the net electric field
inside the slab E is equal to E naught minus EP बच्चों, इक्वल टू E naught माइनस EP। क्लियर, ये आ गया। अब देखो इसमें जो डाइपोल बना, मान लीजिए QI ये हुआ और इसकी थिकनेस कितनी है D, तो डाइपोल कितना डेवलप हो जाएगा QI इंटू D। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, पोलराइजेशन डेंसिटी, it is the electric dipole moment developed per unit volume in the dielectric slab. It is the electric dipole moment developed inside the dielectric slab per unit वॉल्यूम। आई मीन इसको कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं, P इज इक्वल टू, अब बोलो कितना इधर चार्ज इंड्यूस हुआ QI, इधर प्लस QI, तो डाइपोल बन गया। और डिस्टेंस कितना है QI इंटू D अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्लैब, क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू D से D कैंसल, QI बाई A क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा I फॉर इंड्यूस। ये आ गया आपकी पोलराइजेशन डेंसिटी। एक और फॉर्मूला बना सकते हो, अगर एक एटम का डाइपोल मोमेंट कितना है बेटे स्मॉल p और टोटल नंबर ऑफ डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं कैपिटल N, क्या आ जाएगा पोलराइजेशन डेंसिटी N इंटू P। वो भी लिख देता हूं, सपोज P इज द इलेक्ट्रिक dipole moment of an atom and N are the number of atoms per unit volume, the polarization density क्या हो जाएगी बच्चों, कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू स्मॉल p। सोचिए एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट है कितना है, ये रहा एक एटम का स्मॉल p, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने, सपोज n, तो पोलराइजेशन डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला N इंटू P आ जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाइए, ये हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल SUSCPTIBILITY ससेप्टेबिलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से बच्चों। एक्स को थोड़ा सा स्टाइल में बना तो बन जाता CHI, काई चाई कह दो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। तो ये क्या कहता है आपको इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी के बारे में, ये भी एक कांस्टेंट है जो डाइपोल के अंदर जनरेट होता है, तो इसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। देखिए it states that the polarization density of a dielectric depends upon the reduced value of electric field, यानी कि P is directly proportional to E और P is equal to काई एप्सिलॉन नोड E। मेन बात है अकेली एप्सिलॉन नोड कांस्टेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता, एक और नया कांस्टेंट लेना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, वेयर काई इज ए constant
called electrical susceptibility. ये आ गया, तो एक रिजल्ट हमारा ये आ गया। अब आप देखिए, यहां ध्यान दीजिए आप। चलो अब रिलेशन बिटवीन काई एंड के क्या होता है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या हो जाएगा यहां? रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई E, यूज कीजिए रिलेशन E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। अब बताओ, ये बेटे P सबस्क्रिप्ट में है, किसके इक्वल हो जाएगा? E क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, E नोड माइनस सिग्मा E बाई एप्सिलॉन नोड, गोस थ्योरम से, बिकॉज E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। और सिग्मा E किसके इक्वल है? फ्रॉम दिस रिलेशन, ये देखिए किसके इक्वल है? सिग्मा E कैपिटल P के पोलराइजेशन डेंसिटी के इक्वल होता है। सो E इज इक्वल टू E नोड माइनस, सॉरी, E is equal to E naught minus P by epsilon naught. Putting the value of P. P is equal to chi epsilon naught E रख दीजिए यहाँ पे। क्या आ जाएगा? E is equal to E naught minus chi epsilon naught E बच्चों। इसको इधर ले आइए, क्यों? E दोनों में, यहाँ E देखो, यहाँ कंफ्यूजन होता है। जो बच्चे E को करली बनाते हैं, अब ये छोड़ दीजिए सब बच्चे, कैपिटल E को स्टेट बनाइए, क्योंकि ऐसे अब हमारे पास सिंबल आने शुरू हो गए हैं ग्रीक लैंग्वेज के, एप्सिलॉन और इसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ E भी है, इसको इधर ले आइए। तो E नोट किसके इक्वल आ गया आपका? E प्लस काई एप्सिलॉन नोट E कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस क्या आ जाएगा? काई बच्चों। अब बोलो, अब इस E को इसके नीचे ले जाइए। E नोट बाई E क्या होता है आपका? K, 1 प्लस काई। सो K इज इक्वल टू 1 प्लस काई, बिकॉज E नोट बाई E इज इक्वल टू K बच्चों। तो ये रिलेशन आ गया। दोबारा देख लो, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी का इट इज स्टेट्स दैट द पोलराइजेशन डेंसिटी, ये कैपिटल P, ये चीज जिस डाइपोल में डेवलप हुई, डिपेंड्स अपॉन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नोट E, वेयर काई इज ए कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। क्लियर हो गया? अब देखो आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन काई एंड के यूजिंग E इक्वल टू E नोट। ये पहली इक्वेशन आपने जो ड्राइव की थी, E इक्वल टू E नोट माइनस EP। अब बच्चों EP को E क्या होता है? गॉस थ्योरम से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि ये पोलराइजेशन है तो इंड्यूस्ड के कारण यहाँ क्या आ जाएगा? I के QI बाई A, सिग्मा I बाई ये आ गया एप्सिलॉन नोट। और अब आप देखिए, सिग्मा I किसके इक्वल है? ये रहा P के इक्वल, तो क्या आ जाएगा? P बाई एप्सिलॉन नोट। अब बेटे P किसके इक्वल है? इस रिलेशन से काई एप्सिलॉन नोट E, यहाँ वैल्यू रख दो। P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नोट E, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में एप्सिलॉन नोट है। तो चलिए अब इसको हम इधर लेंगे, क्या बन गया हमारे पास? और E कॉमन ले दिया, ये आ जाएगा आपका E नोट इज इक्वल टू E प्लस काई एप्सिलॉन नोट E बाई E नोट। ये दोबारा लिखा गया तो काटने के लिए मैंने इसको दोबारा यहाँ डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं। अब बोलो बेटे, काई बचा, इसी को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस काई, और E नोट बाई E क्या हो गया आपका? K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये रिलेशन आपका इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द डाइलेक्ट्रिक्स। चलो बच्चे, इसके बाद है बेटे आपकी बुक में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सोचिए एक बात, देखो आप जब आप, मैंने अभी बताया, रबर बैंड को खींचते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, क्या होता है? और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाती है। तो इसी तरीके से आपने क्या काम किया, अब आप देखिए,
आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई नोड, और ये जो आपका नॉन पोलर एटम था खिंच के कैसे बदल गया, मान लो ऐसे बदल गया, और इलेक्ट्रिक ई नोड आप इंक्रीज कर दीजिए और बढ़ा दीजिए, और खिंच जाएगा, और बढ़ा दीजिए और ज्यादा खींचेगा। एक टाइम क्या आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ा देंगे बीच में से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो जो ब्रेक होने से पहले जो एटम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है वो क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बारे समझो, अल्टीमेट आप क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, मैंने बताया था भरना है कुछ ना कुछ हमें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके एटम खिंचते जा रहे हैं, पोलराइज होते जा रहे हैं। अब आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाएंगे तो एक टाइम क्या आ जाएगा, वो बीच में से ब्रेक हो जाएगा। याद करो आपने +1 में इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा था, ब्रेकिंग स्ट्रेस, उसी तरह की चीज है। यानी कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई भी डाइलेक्ट्रिक एटम ब्रेक डाउन होने से पहले तक टॉलरेट कर सकता है, क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द maximum value of electric field which can be tolerated, electric field that can withstand without breaking down of a dielectric और इंसुलेटर एक ही बात होती है, विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और समझिए, तो इसीलिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है मैक्सिमम, उसका सिर्फ 10% अप्लाई करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। फील्ड एक्चुअली अप्लाइड ओनली अप टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अप्लाइड अप टू 10% of the dielectric strength of the material। उस मटेरियल की ब्रेकडाउन का सिर्फ आप 10%, इससे ज्यादा अप्लाई नहीं करते। देखो बुक में आपकी टेबल गिवन है, जैसे माइका है लगभग हमारी वो कितना 6 to 7 उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और 80 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। ऐसे वाटर का सब चीजों का गिवन है ये। तो एयर का कितना है आपका देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितनी है, लगभग हमारी 0.8 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। तो ऐसी माइका की लगभग आपका 80 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। आप देख लीजिए कितना ज्यादा है। तो कुछ मटेरियल्स का गिवन है, एयर का बता दिया मैंने आपको, इनका बता दिया, माइका का हो गया, क्लियर। नेचुरल रबड़ का 18 to 24 है। तो इस तरीके से क्या है यूनिट, किलोवोल्ट पर मिलीमीटर पर mm बच्चों, ये है आपकी। तो ये क्या चीज आई बेसिकली निकल के, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी टॉलरेटेड बाय ए मॉलिक्यूल और एन एटम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। टूटने से पहले जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो सहन कर सकता है, वो कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहां तक आपकी सबकी समझ में आ गया, ठीक है। देखो आज मैं आपको जो करा रहा हूं बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके साथ साथ ये काफी प्रैक्टिकल भी है।
कि हम जो कंडेंसर डिज़ाइन करते हैं वो कैसे करते हैं कि एक पैरेलल प्लेट ले ली, दो प्लेट के बीच में आपको कुछ मटेरियल फिलअप करना है। वो मटेरियल दो ही हो सकते हैं, या तो कंडक्टर या इंसुलेटर। तो ये पूरे टॉपिक में आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसुलेटर्स आर suitable for formation of the capacitors. So the behavior of a conductor inside the electric field, just बहुत छोटा सा टॉपिक किया हमने। When a conducting plate is placed in between the two plates having charges plus q and minus q, and these two plates will generate the electric field, and a conducting plate is placed between these two plates in uniform electric field, but as the plates is placed, so the negative charge will induce on this side and positive charge will induce on this side, and the electric field lines emanate from this and end at this point, and again they will generate from here and cancel or end at this plate. But inside the conductor the electric field is zero because there is no charge inside it. Clear? And electric field lines always emanate and terminate normally through the surface. Clear हो गया? ये हमारा ये काम था। अब मेन बात है insulators. When you place the insulators inside the electric field, these are known as dielectrics. तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये बात ध्यान रहे कि dielectrics are basically insulators when they are placed inside the electric field. और these are two types, non-polar dielectric, यानी कि those dielectrics in which the center of mass of positive charge, ये बेटे, and negative charge, दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह आ जाए तो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर, यानी कि इनमें कोई पोल जनरेट नहीं होता। Those dielectrics in which the center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge, and for example hydrogen molecule, oxygen, nitrogen, CO2, all are the non-polar dielectrics. Now come on, polar dielectrics. Those dielectrics in which the center of mass of positive and negative charge, अब देखिए एक साइड में पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। क्लियर? एक जगह नहीं होता। So these are known as polar dielectrics. For example, NH3HCl और H2O, ये सब आपके क्या है? नॉन पोलर, सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब आप देखिए मेन बात क्या है कि बिहेवियर ऑफ ए नॉन पोलर एटम इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या कहलाते हैं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक atom. Try to understand this point. Suppose a non-polar atom is placed inside the electric field E node. तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट, इसका एग्जाम्पल रबड़ बैंड का खींचना। जब आप रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, आप देखते हैं बच्चे खेलते भी रहते हैं इससे। तो इस तरीके से रबड़ बैंड की तरह एटम खींच जाता है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज। तो नॉन पोलर एटम विल कन्वर्ट इनटू द पोलर, और होता क्या आप देखो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन EP। ये आ गया। व्हेन ए नॉन पोलर एटम इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल कन्वर्ट इनटू पोलर एटम। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर एटम। क्लियर? अब ये एक एटम की बात की थी, एक एटम से हमारा काम नहीं चलता, तो वी विल प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोचेंगे वही बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यू कैन पुट ए ग्लास स्लैब और ए वुड पीस और प्लास्टिक, लेकिन आपको सोचना होता है कि ये चीज़ें हम क्या सुटेबल है हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि ग्लास का रखेंगे तो भी उसके ब्रेक होने के चांस हो जाते हैं, वुड रखेंगे बर्न हो जाती है, तो कुछ मटेरियल बनाया जाता है, वो बताऊंगा कैसे। लकड़ी का बुरादा लेके उसको पीस के उसका क्ले के साथ मिक्स करके उसको भरते हैं। आगे सबकी समझ में ये बात। तो बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने के स्लैब डाल दी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द एंड इनसाइड ई नोड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए ई नोड आपने अप्लाई किया, इसके एटम पोलराइज हो गए, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर आ रहा है? इधर EP, ये रहा EP बच्चों। तो अब बोलो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा इसके अंदर? बाहर ई नोड है, अंदर EP इधर जनरेट हुआ, तो नेट कितना बचा यहाँ? सोचो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना बचा? ई नोड माइनस EP। अगर आप सोचे तो यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस हुआ? QI, और यहाँ कितना हुआ बेटे? प्लस QI माइनस QI, और गैप कितना है? D।
तो एक डाइपोल बन गया पूरी स्लैब का। तो एक नई टर्म यहाँ जनरेट होती है, पोलराइजेशन डेंसिटी। इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों। P इज इक्वल टू, अब बोलो टोटल चार्ज यहाँ कितना QI गैप, और इधर प्लस QI, ये गैप कितना D। क्या आ गया आपका ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो QI ये हो गया मैग्नीट्यूड, और बेटा डिस्टेंस ये D, तो QI इंटू D अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस स्लैब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सपोज A इज द एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस स्लैब एंड D इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। तो क्या आ गया ये आपका A इंटू D वॉल्यूम ऑफ दिस स्लैब। D विल कैंसिल आउट, QI बाई A चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्लैब क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा I, न्यूमेरिकली किसके इक्वल आ गई, पोलराइजेशन डेंसिटी के। समझ में आ रहा है सबकी। यहाँ जो टाइलर ये जो चार्ज इंड्यूस होता है, बेसिकली डेवलप होता है, वो इस चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इस चार्ज की क्वांटिटी पे क्या डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड। तो क्या आता है QI, Q नोड माइनस Q बाई K बच्चों, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्लैब। तो QI इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K। इसी में अगर आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिखोगे, सिग्मा को Q बाई A लिखोगे तो सब कट जाएंगे, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी आपकी। आगे सबकी समझ में। तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। उसके बाद अब आप देखिए, इसी को अगर मान लीजिए एक एटम का डाइपोल मोमेंट स्मॉल p है, सपोज p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम एंड n आर द नंबर ऑफ एटम्स, n आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द पोलराइजेशन इन द स्लैब। तो द पोलराइजेशन डेंसिटी क्या आ जाएगी, n इंटू स्मॉल p। चलो इस फॉर्मूले का यूज कहीं नहीं हो रहा अभी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, एक नया कांस्टेंट यहाँ जनरेट हुआ। क्या कहता है कि ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी है बेसिकली ये किस पे डिपेंड करती है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इट स्टेट्स दैट द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक डिपेंड्स अपॉन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना E नोड ना EP, डाउटली आएगा वही क्या आगे ब्रैकेट में E नोड माइनस EP। तो अब देखो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए यू नो वेरी वेल from beginning of the +1 we need a constant, but here only single constant cannot satisfy, epsilon naught cannot satisfy this relation. So a new constant generated is called chi or electrical susceptibility. Clear? So it is a new constant. Relation between chi and k से आप familiar हैं, it is a dielectric constant, यानी कि क्या हो जाएगा अगर आप देखें रेस ऑफ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और किसकी कि आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नोड बाई ई क्या हो जाता है के। तो अब देखो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये रही आपकी ई इक्वल टू ई नोड माइनस ई पी, यहाँ रख दिया आपने। ई क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, तो क्योंकि ये इंड्यूस्ड के कारण था तो सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नोड, और सिग्मा आई किसके इक्वल आपने प्रूव कर लिया है पी के। तो पी रहा पीछे आपने अभी क्या ये रहा सिग्मा इज इक्वल टू पी, तो पी बाई एप्सिलॉन नोड हो जाएगा। और बच्चों पी की वैल्यू ये रही काई एप्सिलॉन नोड ई, तो ये रख दीजिए यहाँ काई एप्सिलॉन नोड ई, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका। इसको हम इधर ले आएंगे तो ई नोड अकेला बचा, ये इधर आकर प्लस का हो गया, तो इक्वल टू ई नोड इज इक्वल टू ई प्लस काई एप्सिलॉन नोड ई बाई एप्सिलॉन नोड कैंसिल होकर दोबारा लिखा गया तो मैंने काट दिया 1 प्लस काई बच्चों। इस ई को इसके नीचे ले जाइए, तो ई नोड बाई ई क्या होता है के, आपको पता ही है, बड़ा कॉमन सा कॉन्स्टेंट है, बहुत जगह आप देखो कहाँ शुरू हुआ था फोर्स से, रेस ऑफ फोर्स, रेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपने थोड़ा सा ध्यान होगा ऑप्टिक्स में एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी की तरह की चीज़ है ये। बाद में जाकर आप देखेंगे उसका लिंक बन जाएगा इन दोनों का लिंक भी। तो ई नोड बाई इज इक्वल टू 1 प्लस काई, तो के इज इक्वल टू 1 प्लस काई, तो ई नोड बाई इज इक्वल टू के बच्चों। क्लियर। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमने कह दिया कि हमने ये एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अगर आप इस एटम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाएंगे इस तरीके से, तो रबड़ बैंड की तरह खिंचता चला जाएगा, एक टाइम क्या होगा ये बीच में से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमें ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हर चीज़ की एक टेस्टिंग होती है कि आप वो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपने 10th में वो +1 में पढ़ी है कि हर एक मटेरियल की स्ट्रेस सहन करने की एक लिमिट होती है। तो इसी तरीके से वही सेम चीज़ ऐसे लिंक की जाती हैं चीज़ें ताकि आपका कि +1 भी रिवाइज होती रहे और आपको पता भी चले कि हम उसी तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो जैसे वहाँ ब्रेकिंग स्ट्रेस थी उसी तरीके से ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इफ़ यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंक्रीज इट, तो ये बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाइए तो ये खींचती चली जाएगी, और एक टाइम क्या आएगा एटम विल ब्रेक। तो उसके टूटने से पहले जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है
ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। चलिए, तो इसकी एक टेबल है बुक में आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अप्लाइड अप टू 10% ओनली। इसका बेटे 10% अप्लाई करते हैं पर्सन। ध्यान करो, वहां भी आप सिमेट्री देखिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस का आप कितना याद करो, जब आपने आयरन रोप के लिए स्ट्रेंथ निकाली थी कितना वजन उठाने के लिए क्रेन की, तो उसकी भी 10% ली थी ना, वही सेम चीज 10% यहाँ लिया आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अप्लाइड अप टू द 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की है 0.8 किलो वोल्ट, आपको पता 10⁻³ पर मिलीमीटर। आपने देखा मिलीमीटर का गैप कितना छोटा होता है। माइका की 80 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। सबकी समझ में आ गया। तो ये चीज हमारी यहाँ तक एक तरीके से हमारा एक पार्ट हो गया इस चैप्टर में। कौन सा? कि हमें जो मटेरियल फिल करना है, जो मटेरियल आपको कैपेसिटर के अंदर इस जगह प्लेट्स के बीच में फिल करना है, वो ये समझ में आ गया क्या लेना पड़ेगा? इंसुलेटर। और वो मेन बात है, आपको पता चलेगा कि वो कैपेसिटी बढ़ा देता है। आगे पढ़ेंगे आप तो दो फायदे हो गए, एक तो एक्सीडेंट से बच गए हम, और दूसरी हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे होती है सारा हम डेरिवेशंस में करेंगे। तो ये हमारे आज का कुछ ये काम हो गया आपका। अब आप देखिए एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इसको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप नोट्स बना लीजिए, लर्न कीजिए साथ साथ। कितनी बार मैं आपको कह चुका हूँ कि अभी आपके टेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन, और आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ाई करो। न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पढ़ते रहो, लर्न करते रहो, ठीक है। तो आगे इसके बाद वाला जो पोर्शन है, आगे हम कैपेसिटर कैसे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, वो शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। आज मैं इसलिए यहाँ छोड़ रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कोई डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ लें, ठीक है। सबके लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।